हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और 40 प्रश्न यहाँ आपको दिया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। जो पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक लिया जाता है, इस बात को आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन जो बी बोल रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी जो बोल रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी जो बोल रहा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है फोकस दूरी ऋणात्मक लेने के लिए। अब यहाँ आपको हम बता देते हैं, इसी अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, यानी गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण में। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण की जहाँ तक बात है, तो उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी को धनात्मक लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होता है अवतल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में प्रश्न आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी जिस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है एफ होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। इन दोनों में क्या संबंध होता है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, एफ बराबर आर दिया है। ऑप्शन बी देख सकते हैं, एफ बराबर आर बटा 2 दिया है। ऑप्शन सी देख सकते हैं, एफ बराबर आर बटा 3 दिया है। और ऑप्शन जो डी दिया है, एफ बराबर आर बटा 4 दिया है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू जो होता है ना, वक्र यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, यानी एफ बराबर आर बटा 2 होता है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं किधर दिया है बराबर आर बटा 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर आर बटा 2 जो होता है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। आपको बताना है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है जिसमें प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा उतना ही अधिक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ ऑप्शन दिया है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीरा जो है इसका अपवर्तनांक जो होती है सबसे अधिक होती है 2.42 जो होती है हीरा का अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछ दिए क्वेश्चन में कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, अधिक होता है, तो अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो आप बताएंगे कि 2.42 जो होती है हीरा का अपवर्तनांक होती है। इस बात को याद रखेंगे। और जहाँ तक हवा की बात की जाए तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। इस बात को याद रखेंगे। कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होती है प्रकाश की चाल जो होती है हवा में होती है। यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर। अगर मीटर में लिखना चाहें इसको तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो होती है प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में या हवा में। इस बात को याद रखेंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है 4 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। यानी सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट जो होती है उसके लिए अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कितनी दूरी तक की वस्तु को मनुष्य जो है उस वस्तु को देख सकता है। अब आपको बताना चाहेंगे, ऑप्शन में दिया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और इसका डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
25 सेंटीमीटर जो होती है न्यूनतम दूरी जो होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए, यानी सामान्य मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को मानव देख सकता है? नहीं देख सकता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को अगर हम देखना चाहेंगे तो वह धुंधली हमको दिखाई देगी। इसलिए यानी सामान्य दृष्टि के लिए जो दूरी अल्पतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 5 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? आपको बताना है कि सबसे कम विचलित होने वाला रंग क्या है। मान लीजिए एक प्रिज्म है और इससे श्वेत प्रकाश जो है गुजर रहा है, गुजरने के बाद ये तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग बन जाता है। अब इस 7 रंग में सबसे कम विचलन किसका होता है, इस बात को पूछ रहा है आपसे। अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश गुजर रहा है तो 7 रंगों में बंटता है, और 7 रंग को याद करने का क्या तरीका है? बैजानी हप्पी नाला, इसे आप याद कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को याद कर सकते हैं। ऑप्शन जो दिया है बैगनी, नीला, लाल, पीला, तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग का जो होता है झुकाव जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है, इस बात को याद रखेंगे, सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है। इस बात को याद रखेंगे। इस बात को भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है किसी माध्यम में। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है और उसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और जो वर्ण प्राप्त होते हैं 7 रंगों का जो वर्ण हमको प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या इसको हटाते हैं पहले, हट जाएगा अपने से। अगला जो प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस का जब प्रयोग किया जाता है जिससे निकट दृष्टि दोष जो होती है दूर हो जाती है। अब आपसे पूछ दिया अगर प्रश्न में कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और द्विफोकसी यानी बाईफोकल लेंस, या इंग्लिश में देख सकते हैं बाईफोकल लेंस का प्रयोग जो होता है जरा दूरदर्शिता को प्रयोग यानी दूर करने के लिए किया जाता है प्रयोग। और अबिंदुकता एक दोष होता है दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए जो होता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 7 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। लंबाई ए होती है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ए होता है, और चालक की जो प्रकृति होती है उस पर। तो इस और जो डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी पर। तो चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, इस बात को आपको बताना है। और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी पर निर्भर करती है। चालक के लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति इस पर भी निर्भर करती है। और प्रतिरोधकता को किससे सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है रो। इस बात को याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रो का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो बोल रहा है, यहाँ विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक है। ऑप्शन है वाट, वाट प्रति घंटा और यूनिट ओम। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट जो होती है विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है।
जूल जो होता है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक आप ओम बताएंगे। ओम जो होता है प्रतिरोध का सही मात्रक होता है, जिसको ओमेगा से सूचित किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक यूनिट ऊर्जा का मान है, एक यू बराबर कितना होता है, इस बात को पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 3.6 × 10 की पावर 3 जूल, और 3.6 × 10 की पावर 4 जूल, 3.6 × 10 की पावर 5 जूल, और 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है एक यूनिट ऊर्जा। आपसे इस प्रश्न को घुमाकर पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा है, KWH यानी KWH को ही पूछा है, यूनिट पूछ दिया है। KWH आप याद किए होंगे KWH, लेकिन पूछा है यूनिट। एक ही बात है कि यूनिट या KWH जो होता है एक ही बात होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न 10 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। करे विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटती है, बात सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युन्मय तार होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे जो विद्युत रोधन वाला तार जो होता है विद्युन्मय तार होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें 11 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करता है चालक पर आरोपित बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को सूचित करता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 12 नंबर जो प्रश्न बोला है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए बोला है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से होती है उत्तर की ओर जो होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो होती है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कार्बन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का प्रयोग जो होता है नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है उत्पन्न करने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ रहा है काली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या है। ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस, CaO, CaCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaO। CaO जो होती है काली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप 15 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो बोल रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन किया जाता है। जल का सूत्र क्या होता है H2O, और भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। अब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो H मुक्त होता है, H+ और O- मुक्त होता है, आप याद रखेंगे। तो जो है कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, इस बात को पूछ रहा है। ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H+, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, ओजोन की कोई बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है, तो धन जो होगा ऋण की तरफ जाएगा और ऋण जो होगा धन की तरफ जाएगा। तो कैथोड की ऋणात्मक होता है, तो इस पर हाइड्रोजन जो होगा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन जो है कैथोड पर जाकर के मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है।
16 नंबर जो प्रश्न बोला है, बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3 होल डॉट 10H2O और CaOH होल ट्वाइस CaCO3। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। और इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दे कि खाने वाले सोडे के रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाले सोडा के रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र NaHCO3 होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपसे यह पूछे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो ये होता है, लेकिन धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 होल डॉट 10H2 जो होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। यह चौक से बोल सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। और जो है यह जो होता है भाखरा चूना जो जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब एक और है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, इसका pH मान क्या है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10.5 जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन जो होता है एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, क्योंकि अधातु में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक अपवाद है जो क्या होता है, एक चमकीला अधातु है। चमकीला अधातु का नाम क्या है? आयोडीन है। और एक विद्युत का सुचालक अधातु का नाम अगर पूछे आपसे कि कौन सा अधातु है, तो विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखेंगे, एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है Al यानी एल्युमिनियम, Na यानी सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 6, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हम बताने के पहले बता देते हैं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 होती है। तो इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और 6 बचेगा। 6 बचेगा तो 72 कक्षा में कितनी बचा? 6 बचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जो होती है ऑक्सीजन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन अगर पूछे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो संयोजकता वही होती है जो अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ग्रहण कितना करेगा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता जो होगी 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 होती है, लेकिन 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक यानी क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? आपसे पूछ रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो ब्यूटेनॉन जो होता है एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इस बात को याद रखेंगे कि एक कार्बनिक यौगिक का सूत्र है ब्यूटेनॉन। और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्रियाशील समूह क्या है? तो नॉन यहाँ लिख दिया गया है ना, नॉन। ब्यूटेनॉन जो है आपको लिख दिया गया है, यानी
इंग्लिश में आप देख सकते हैं ब्यूटेनॉन, यहाँ ऐसे लिखा है। तो ऑन जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कीटोन, जिसका परिक्रियात्मक समूह CO होता है। तो कीटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है क्या? N2। और N के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। यही पूछ रहा है। ऑप्शन है एक बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिबंध जो होते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है? ऑप्शन है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n जो होता है एल्कीन का समान सूत्र। अगर आपसे पूछे कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र, और एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2। और अगर आपसे पूछे एल्काइल का समान सूत्र CnH2n+2 प्लस CnH2n+1 जो होता है एल्काइल का समान सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यही है। अगला प्रश्न 25 नंबर जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है, हाँ 24 नंबर प्रश्न हो गया। 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न यही है। 25 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे पूछ रहा है, ऐसे जो हो गए ना, तो कितनी को संख्या में है? ऐसे तो 18 गो है, वर्ग की संख्या 18 गो है। अब आवर्त की संख्या पूछे तो ऑप्शन है 7, 8, 9, 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 गो आवर्त है। यानी ऐसे ऐसे जो कतार है वो 7 गो है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो समूह में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में, तो नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो होता है बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज के द्वारा इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है एक और सामान्य प्रकुचल रक्तदाब होता है, यानी कितना सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है इस बात को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो दिया है 80 mm 100 सेंटीमीटर और 120 mm और 130 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 mm के बराबर होता है एक सामान्य प्रकुचन दाब जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, 80 mm जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है सामान्य मनुष्य का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 29 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी है रंध्रों द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा जो होता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन जो होता है पादप के सभी भागों में भेजा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन है गेहूं, धान, गुलाब, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब जो है कायिक प्रवर्धन यानी कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि काला ज्वर जो है बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लेशमानिया, ऑप्शन सी है अमीबा,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेशमानिया के द्वारा जो होता है काला ज्वर यानी बीमारी जो होता है रोगजनक के कारण जो होता है फैलता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? ऑप्शन ए है गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब पुष्प जो होता है द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। ऑप्शन ए है आँखों में, नाकों में, कानों में, इनमें सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक में स्थित होता है घ्राणग्राही। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पांस से, अनुमस्तिष्क से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेडुला से नियंत्रित होती है हमारी शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वे मेडुला से क्या होती है, नियंत्रित होती है, मेडुला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है यानी पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, अवटु ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और अधिवृक्क से यानी जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो होती है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हम बताने के पहले ऑप्शन बता देते हैं, मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 37 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, XY और XX दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, XX जो होते हैं स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी जो है जैव न्यूनकणीय कचरा है? जैव न्यूनकणीय कचरा उसे कहते हैं जिसका जो होता है नाश हो जाता है, जिसका निपटारा हो जाता है, उसे जैव न्यूनकणीय कचरा कहा जाता है, जो सड़ गल जाता है। तो यहाँ है प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, टिश्यू पेपर। तो इसमें कौन सड़ गल जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, टिश्यू पेपर जो होता है सड़ गल जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न 39 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार की जो है आहार और पाइन जो है जल संग्रहण व्यवस्था है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहे का प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन है? ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो है लघुतरीय प्रश्न है और प्रकाश के परिवर्तन के सभी नियम दिए हैं, और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आंखें बीन के किरण अरे खींचना है। और यहाँ जितने भी प्रश्न दिए इस प्रश्न को भी हम सब्जेक्टिव प्रश्न को भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, सब्जेक्टिव प्रश्न सब है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। देख सकते हैं सभी प्रश्न को।